दोस्तों, जैन धर्म का इंडिया में अपना एक अलग महत्व है और आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है। ये कौन कौन से किंगडम हैं जो जैनिज्म के अंतर्गत आते हैं, जैनिज्म के समय में वो थे, आखिर जैनिज्म आया कहां से, इसका उदय कहां से हुआ और साथ ही साथ ये डिक्लाइन कैसे किया इंडिया में, या इंडिया में इसकी जो परसेंटेज है वो इतनी पॉपुलेशन है उतनी कम कैसे हो गई। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि ये इनके उदय होने का क्या कारण था, इनकी टीचिंग क्या है। ये जो 3 प्रिंसिपल जैनिज्म में बताया गया है वो हम बताएंगे आपको। वर्धमान महावीर आखिर कौन थे ये हम बताएंगे आपको, और ये कैसे अलग अलग जगहों पे फैला, ये किस तरह से फेमस हुआ, अलग अलग जगहों पे फैला, ये आपको पता चलेगा। काउंसिल कौन कौन से थे और आखिर काउंसिल क्यों बनते थे जैनिज्म में, आखिर काउंसिल की वहां पे उस समय क्या जरूरत थी और इस काउंसिल का लक्ष्य क्या होता था, और साथ ही साथ इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और इसके डायनेस्टीज कौन कौन सी आती हैं जैनिज्म के अंतर्गत, ये आपको पता चलेगा। और तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी वीडियो है। और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ब्यूटी टिप्स पे चल रहा है, यूपीएफओ कोर्स चल रहा है, सारे कोर्स फ्री में चल रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स भी अब शुरू हो चुका है। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स पहले भी चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए ये स्टॉप हुआ था, लेकिन अब ये फिर से वापस दुगनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, दोबारा ये शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क भी अब काफी पहले से ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, काफी चीजें आपको मिलेंगी इस चैनल पे, हमारे टिस्का एकेडमी पे। और देखिए, ये जो हम आपको वीडियो पढ़ाई जा रही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, हमारा जो यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है उसमें अभी हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 5 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम जैनिज्म के बारे में बताएंगे। पार्ट 1 में बुद्धिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, अब जाके देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी हम लिंक डाल देंगे जैन बुद्धिज्म का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 का वीडियो भी जाके वहां से जरूर देखिएगा। हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, हमसे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे तो आप हमसे बात कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना है। अगला जो वीडियो आएगा, ये वीडियो तो हमने आपको बता दिया, अगला जो वीडियो आएगा चैप्टर 6 होगा। इसमें मगध किंगडम के बारे में आपको पता चलेगा, और मगध किंगडम के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ सॉरी, इसमें जी छूट गया है, मगध किंगडम के बारे में आपको पता चलेगा, और जिसमें अलेक्जेंडर का इन्वेशन कैसे हुआ, अलेक्जेंडर ने हमला किया, उस समय का क्या पोजीशन थी वो आपको पता चलेगा। और इसके बाद हम लोग एक और बात बता दें आपको, सीजीएल का कोर्स लॉन्च हो रहा है, नया कोर्स है, एकदम न्यू कोर्स नए तरीके से लॉन्च हो रहा है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आप लोग जो है टाइम एंड वर्क इसका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हो सके तो कल लॉन्च हो, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आप में से आपके कोई फ्रेंड इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर आइएगा। कोई क्वेश्चन हम लोग यहाँ मिस नहीं करेंगे, हम लोग 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीजीएल में भी मैथ और इंग्लिश, पहले हम लोग मैथ पढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग जीएस का सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए हम लोग जैनिज्म को शुरू करते हैं। देखिए, जैनिज्म की सबसे बड़ी बात, ये जैनिज्म में आखिर किससे ये शुरुआत हुई, किसने जैनिज्म को ले आया था, तो वो थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर थे जिसने जैनिज्म को ले आया। टाइम की बात करें तो ये 539 से 467 बीसी के समय का बात थे। ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें जो थे इस धर्म को आगे बढ़ाने वाले ये थे। और इनका ये कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, और इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था यशोदा, और ये इन्होंने इनकी एक बेटी भी थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आपको जो चीजें समझा रहे हैं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ज्यादा रोल होता नहीं है, जैनिज्म और बुद्धिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जैनिज्म और बुद्धिज्म में बुद्धिज्म इनका फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है। जैनिज्म से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बुद्धिज्म से ही क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बुद्धिज्म की सीरीज को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था। और जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंट, देखिए किसी भी टीचर का रोल क्या होता है, जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना ही डिलीवर करना, जिससे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम को क्लियर करने में दिक्कत ना हो, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा यही टारगेट है। आप लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे इसलिए आए हैं, ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आप यूपीएससी
को क्लियर कर सके, सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर कर सकें। और यूपीएससी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, मेंस में भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही बनते हैं। और अगर प्री की बात करें तो प्री में तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही डाउन होते हैं, बहुत ही नीचे लो लेवल के होते हैं, और उसमें बुद्धिज्म उनका फेवरेट टॉपिक है। तो बुद्धिज्म को हमने आपको पढ़ा दिया, जो भी उनके फेवरेट टॉपिक होंगे यूपीएससी को, वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और जैनिज्म में हम आपको इतना ओवरव्यू दे देंगे कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं हमारा वीडियो देख के। तो उतनी ही इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ दे रहे हैं। देखिए ये जो थे एक एस्टिक थे, ये एस्टिक थे, और एस्टिक का मतलब होता है कि जो साधु सन्यासी होते हैं, भगवान को मानने वाले, और ये वांडरर बन गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने वाले। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना घर छोड़ के एक किसी चीज की तलाश में अगर एक से दूसरी जगह जाते हो, वांडरर कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही जैनिज्म में थे, 12 साल तक ये इसी तरह घूमते रहे, जब ये 30 साल के एज के नहीं हो गए, और 13वें साल तक में इनको हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुआ। देखिए जो मैंने यहाँ डेटा दिया है उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो ये जो था इनको केवल, जिसको इनके ज्ञान को केवल कहा जाता है, जैसे कि बुद्धिज्म के ज्ञान को इनलाइटमेंट कहा जाता है, इनके ज्ञान को केवल कहा जाता है। इसका केवल गुआना भी कहा जाता है कई जगहों पे। तो और उस समय इनको महावीर कहा गया, क्योंकि ये जो थे इनको वर्धमान कहा जाता था, लेकिन बाद में इनके नाम के आगे महावीर जुड़ गया जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 539 बीसी में इनका जन्म हुआ था, 539 बीसी में, और 467 बीसी में 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। अब देखिए इन्होंने क्या किया 30 साल तक। उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि जब ये 30 साल के थे तब इन्हें 13 साल तक घूमने के बाद, यानी कि ये 17 साल से घूम रहे थे, और उसके बाद 13 साल तक, 13वें साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 30 साल की एज में। और उसके बाद ही अगले 30 सालों तक ऐसे ही घूम के ये लोगों को पढ़ाते रहे, और 72 साल की उम्र में इनका डेथ पावा राजगृह में हो गया था। बिहार में पड़ता है ये जगह, तो कुंडग्राम वैशाली भी बिहार में पड़ता, तो ये उनका वहां पर जन्म हुआ था। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके राइज होने का क्या कारण था। इसके राइज होने का वही सेम कारण था जो बुद्धिज्म के राइज होने का कारण था। दोनों के कारण होने में कोई, दोनों धर्म पैदा हुए, इन दोनों धर्मों में के पैदा होने में कोई मतलब ऐसा संशय नहीं है कि बुद्धिज्म अलग कारण से पैदा हुआ, जैनिज्म अलग कारण से पैदा हुआ। दोनों के रीजन एक थे। और हाँ, जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले पैदा हुआ था, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, इसको भूलिएगा मत। तो अब देखिए रिलीजियस अनरेस्ट हो गया था काफी, मतलब धार्मिक भावना की बात फैल गई थी। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि हमने बुद्धिज्म में ये पार्ट आपको समझाया हुआ है, फिर भी हम इसमें पढ़ा दे रहे हैं आपको, क्योंकि जरूरी था इस वीडियो के हिसाब से। तो रिलीजियस अनरेस्ट फैल गया था, यानी कि धर्म काफी कट्टर रूप ले चुका था अपना। और जब किसी चीज की अति हो जाती, कहा जाता है संस्कृत में भी कहा गया अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी जहां भी अति होती है वहां पे जरूर चीजों का नाश होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी धार्मिक एक असहिष्णुता, अगर हिंदी में कहें तो वो फैल गई थी, इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं। और जो उस समय के जो सेरेमनीज होते, जो संस्कार होते, काफी महंगे हो गए थे। पैसे कमाने का एक जरिया बन गया था, धर्म को लोगों ने पैसे बनाने का एक जरिया बना दिया था, और कॉमन लोग काफी कंफ्यूज भी रहते थे, और जो भी काम करते थे उसका उन्हें फल नहीं मिलता था, और डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट भी हो रहते थे। बाकी ऑप्शन था लोगों के पास उपनिषद के पास जाने का, कि उपनिषद से ज्ञान प्राप्ति करके, क्योंकि देखिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह बिना भगवान के इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए लोग उपनिषद की तरफ भी जाने लगे, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन वो क्योंकि उपनिषद जो है बहुत फिलोसॉफिकल रहता था, और इसमें जो है इसको कॉमन लोग जो है वो समझ नहीं पाते थे, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। अब मोक्ष उनका लास्ट स्टेप था, इसलिए बुद्ध और महावीर की तरफ ही लोग बढ़े। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी था कि उस समय जो सोसाइटी थी काफी, मतलब जैसे मैंने बताया कि काफी कट्टर, काफी रूढ़िवादी हो गई थी। और साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर भी था कि लोगों के जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो रही थी, लोगों के पास पैसे की कमी थी। और एक कारण क्या था कि बिजनेस और ट्रेड पे भी इसका काफी इफेक्ट पड़ रहा था। अब बहुत ही कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, जिससे टेंशन भी पैदा हो गया था समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच में। जो हायर क्लास के प्रिविलेज था उससे लोअर क्लास के लोग जलते थे, और जो लोअर क्लास को हमेशा हायर क्लास वाले लोग नीचे समझते थे अपने। और ट्रेड का ग्रोथ तो होने के कारण वैश्य जो थे पावरफुल हो गए थे, और वो चाहते थे कि उनको भी वो सेम सम्मान मिले जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिलता है। और इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो एक मनी सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया था, जिससे कि ये आगे बढ़ गए थे। आप देखिए बताते हैं टीचिंग के बारे में। इन्होंने 3 टीचिंग पढ़ाई जैनिज्म में। एक था राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज, तीसरा राइट कंडक्ट। राइट फेथ में क्या था? राइट फेथ में था एक विश्वास, जिसको कहते हैं कि सबसे पहले देखिए किसी भी चीज को पाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कहा जाता है खुद में विश्वास करिए, तो सबसे पहले आपको खुद में विश्वास करना होगा। तो ठीक उसी तरह से बुद्धा ने कहा कि पहले आप, जैसे होता नहीं है ये भगवान पे हम लोग विश्वास करते हैं, ठीक उसी तरह से बुद्धा ने कहा कि पहले आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा कीजिए, मेरे विजडम पे भरोसा कीजिए। तो महावीर ने यही बताया कि राइट फेथ होना चाहिए, यानी अगर आप सच्चे श्रद्धा से आप मेरी बात नहीं सुनते तो आप मेरे कही गई बातों को फॉलो नहीं करेंगे और मेरा आपको पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए राइट फेथ सबसे फर्स्ट नंबर पे था। उसके बाद था राइट नॉलेज, यानी कि सही ज्ञान रखिए, यानी कि इन्होंने क्या ज्ञान दिया कि भगवान नहीं होते हैं और ये वर्ल्ड जो है बिना किसी क्रिएटर के बना हुआ है, मतलब इसका कोई भी क्रिएटर नहीं है,
क्योंकि लॉजिकली इसका कोई क्रिएटर नहीं है। और सारे ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट आप धरती पे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव भी जो है, उनमें भी एक तरह से जान होती है, उनमें भी आत्मा होती है। और तीसरा था राइट कंडक्ट, यानी कि सही काम करना चाहिए। इसमें इन्होंने 5 व्रत बताए हैं। वो उसका मतलब होता है व्रत। व्रत का मतलब कोई ऐसी चीज, तपस्या इसको कहते हैं, कोई धैर्यवान वाली चीजें, पेशेंस वाली चीज, और कोई भी ऐसी चीज जिससे कि जिसे करने से आपको कुछ प्राप्ति होती है। पहले जमाने में लोग तप करते थे तो उनको वरदान मिलता था। ठीक उसी तरह से ये लोग राइट कंडक्ट करने की बात करने लगे। और राइट कंडक्ट में इनको पहली बात ये थी कि नॉट टू इंजोर लाइफ, यानी किसी के लाइफ को, किसी के जीवन को नुकसान मत पहुंचे, किसी की मृत्यु मत कीजिए, किसी को मारिए मत, और किसी चाहे वो भले ही चींटी क्यों ना हो। और दूसरा, झूठ मत बोलिए। तीसरा था चोरी ना करिए, इसको अस्तेय कहा जाता था, हिंदी में इसको अस्तेय कहा जाता है। तो ये चीज थी। और उसके बाद चोरी मत करिए। और तीसरा था फिर राइट नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को मत एक्वायर कीजिए। प्रॉपर्टी को देखिए, यही सा कारण थे, ये जो था राइट नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये था कि प्रॉपर्टी को गलत तरीके से आप लोग एक्वायर मत कीजिए। आप जो कमा रहे हैं ठीक उसी में संतुष्ट कीजिए, उसी में संतुष्ट रहिए, और उसी से आप जो भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसी में आप रहिए। और कुछ जगहों पे इसको कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ विद्वान हैं, वो इसको इस लाइन को कि नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी को ऐसे भी समझाए हैं कि आप लोग प्रॉपर्टी मत रखिए, क्योंकि वही वाली बात है कि संसार नश्वर है और आत्मा ईश्वर है। तो ठीक उसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप लोग ऐसा प्रॉपर्टी को एक्वायर मत कीजिए, और आप लोग जो मिले उसको खा लीजिए, जो मेहनत से मिले उसको खा लीजिए, प्रॉपर्टी मत कीजिए। और एक तरह से, क्योंकि ये वांडर थे, ये घूम घूम के ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान देने में माहिर थे, तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने अपनी टीचिंग को भी बनाया था। तो इसमें अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बोलते हैं। हालांकि मॉडर्न युग में देखा जाए तो नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित मत कीजिए। दूसरा है क्या, नॉट टू लैंड इमोरल लाइफ, यानी कि अनैतिक जीवन मत दीजिए, मतलब गलत काम मत कीजिए, व्यभिचारिता मत कीजिए, जो सामाजिक नियम है उनका पालन कीजिए। तो ये टीचिंग थी। और इन्होंने क्या पढ़ाया था, देखिए इन्होंने बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एनिमेट यानी चलने फिरने वाले हैं, या इनएनिमेट यानी कि जो चलने फिरने वाले नहीं, यानी चले हैं जो अचल हैं, दोनों में सोल होता है, और उनमें कॉन्शियसनेस होता है। एक तरह का जिसको कहते हैं ना कि एक उनमें इंद्रियां होती है, एक तरह से उनमें की कॉन्शियस होता है, उनके अंदर सेंसेस होते हैं उनके अंदर, जिससे कि वो चीजों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जो वेदास थे उनकी भी अथॉरिटी को कि वेदा जो बोल रहा है वो सच है, इसकी बात को नकार दिया था पूरी तरीके से। और जितने भी वैदिक रिचुअल्स उनको हटा दिया, और इन्हें, क्योंकि इसकी वजह से इनका यह मानना था कि धरती को नुकसान होता है, वेदा की वजह से धरती को नुकसान होता है, कि पौधों को नुकसान होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नुकसान होता है, और जानवरों का नुकसान। क्योंकि देखिए वेदा में क्या था, कई जगह बलि भी दी जाती थी तो उससे एनिमल्स को नुकसान हो गया, और जैसे आग जला के यज्ञ किया था तो उससे वाम्स को भी नुकसान होता था, यानी कि जो कीट पतंग होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको भी दिक्कत होती थी, और साथ ही धरती माता को भी नुकसान होता था। तो अब अगला था क्या, इन्होंने ये भी पढ़ा है कि ये जो एस्केटिज्म जो होता है, यानी जो एक साधुवादिता वाली चीज होती है वो चीज, और एक रिनंसिएशन यानी त्याग जो होता है वो करना चाहिए लोगों को। कैसे, स्टारवेशन यानी कि भूखे रह के, यानी कि एक तरह से समझिए जैसे लोग आज के डेट में व्रत करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से वो भी न्यूडिटी यानी कि कपड़े न पहनना, और साथ ही साथ और जितने तरह के सेल्फ टॉर्चर हो सकते हैं वो खुद को करना। एक तप, जिसको तप कहते हैं, वो तप जैसे लोग एक पैर पर खड़े हो जाने देर तक, इस तरह से चीजों को करना जिससे कि सेल्फ टॉर्चर करना, जिससे कि उनको भगवान की ईश्वर की प्राप्ति हो, और उनका बुद्धि जो है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करे और सही कामों को करे। अब अगला जो इन्होंने जो टेक्स्ट बताया था उसमें महावीर जी की जो टीचिंग है उसको आगम कहा गया है, आगमास कहा गया जाता है इसको कैनोनिकल लिटरेचर भी कहते हैं, और ये एक तरह से स्क्रिप्चर फॉर्मेट में भी होता है, जिसको स्क्रिप्चर फॉर्मेट कहा जाता है। इसको श्वेतांबर जैनिज्म में कहा जाता है। श्वेतांबर का मतलब होता है, देखिए दो जैन आगे चल के 2 भागों में कन्वर्ट हो गया था, 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हम आपको आगे पढ़ाएंगे इस वीडियो में। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता था स्काई क्लैड, यानी कि जो लोग नंगे रहते थे, न्यूडिटी को फॉलो करते थे, और उनका ये मानना था कि जो आसमान है स्काई क्लैड उसको कहते थे, स्काई आसमान है वही उनका कपड़ा है, वही उनका क्लोथ है। और श्वेतांबर जो थे व्हाइट कपड़े पहनते थे। अब महावीर के जितने डिसिपल थे, यानी कि उनके जो शिक्षक, जो उनके शिष्य थे, वो उन्होंने क्या किया था, इनके टेक्स्ट और सूत्रों को कंपाइल किया था और मेमोराइज कर देते थे और उसको पास कर देते थे, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन में वो आगे जा सके। तो मेन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर टेक्स्ट की बात करें महावीर की, तो इसमें कोई खास टेक्स्ट नहीं है। जैसे उसमें था त्रिपिटक था, उसी तरह से इसमें जो है आगम है। बुद्धिज्म में त्रिपिटक था, इसमें आगम है। अब आप देखते हैं कि जैनिज्म बाकी फैला कैसे, कहाँ फैला। देखिए सबसे पहले इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में फैला, यानी गुजरात और ये गुजरात और पाकिस्तान का जो भी ये प्रेजेंट एरिया, इस टाइप के एरिया में, बिहार के एरिया में, ये सब एरिया में फैला ये, और कर्नाटक में फैला, साउथ में। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला ऑफ जो कलिंगा,
और बाकी की जो रॉयल डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, जैसे कि गंगे, कदम्बा, चालुक्य और राष्ट्रकूटा, ये सारे जन को पालन करते थे, इनको पूरा सम्मान देते थे। आप देखिए जो 400 बीसी था उसके अंत में क्या हुआ कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में फेमाइन आ गया, यानी कि एक तरह से महामारी आ गई, एक तरह से भुखमरी वाली स्थिति आ गई। और उससे क्या हुआ, और उस समय भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवण बालगोला चले गए, कर्नाटक में चले गए, नॉर्थ इंडिया छोड़ के। और कुछ ऐसे थे जो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए, और इस तरह के मॉन्क जो है स्थूल बाहु कहलाने लगे, जिन्होंने अपने रहने सहने का तरीका बदल दिया। अब इससे क्या हुआ कि अब ये जो फेमाइन आया 400 बीसी में, इससे नुकसान क्या हुआ कि जैनिज्म जो है दो भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर, यानी कि जो लोग जो है चले गए थे, मतलब जो कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु के साथ, वो थे, तो इसको व्हाइट क्लैड भी कहते हैं, और इसको भद्रबाहु ने पढ़ाया था। और दूसरे थे दिगंबर, यानी कि स्काई क्लैड, यानी नेकड़ रहने लगे ये स्थूल बाहु। देखिए मैंने आपसे आपको बताया कि उसमें फेमाइन फैल गया था, यानी उस समय एक तरह से महामारी की स्थिति फैल गई थी और भुखमरी की स्थिति फैल गई थी। तो मैंने आप बताया ना आपको कि स्थूल बाहु ने क्या किया था, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अपने रहने सहने के तरीके को चेंज कर लिया था। तो ठीक वैसे ही दिगंबर में उन्होंने क्या किया, जिससे यहाँ पे स्काई क्लैड को उन्होंने मान लिया, उन्होंने कपड़े को ही त्याग दिया। अब काउंसिल्स की बात करते हैं। तो देखिए दो काउंसिल हुए थे, एक फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था 300 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुआ था, इसको स्थूल बाहु ने लीड किया था, एक लीडर थे, चेयरमैन थे, एक तरह से समझ लीजिए आप इसको कि वो लीडर थे, और उन्होंने वही जो फैसला सुनाने वाला काम होता है ना, वो काम ये करते थे। और सेकंड जैन काउंसिल हुआ था 500 आफ्टर डिकेड में, और ये हुआ था वल्लभी में, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इसको लीड किया था देवर्धि रमना ने किया था इसको। और फाइनल कंपाइलेशन जो जैन लिटरेचर का है उसमें 12 अंगों को रखा गया, और इसमें जो है इसको कंप्लीट किया गया इस काउंसिल में, सेकंड काउंसिल में फाइनल कंपाइलेशन कंप्लीट किया गया था। तो देखिए काउंसिल आके बनाए क्यों जाते थे, काउंसिल में अक्सर ऐसा होता था कि जब भी किसी सिस्टम में चेंज की जो जरूरत होती थी, तो लोग क्या करते थे, जब एक तरह से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती, जैसे कि जो मैंने बताया 400 बीसी के बाद चेंज होने लगे थे चीजें, तो उस समय जब चेंज होने लगा था, तो उस समय इन्होंने जो है, चाहे वो स्थूल बाहु हुए, चाहे वो देवर्धि श्रमणा हुए, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने चेंज किया, समय समय पे इन्होंने चेंज को समझते हुए काउंसिल बैठा के आपस में बातचीत करके, बातचीत के द्वारा एक काउंसिल बना के चीजों को सॉल्व किया, और एक नए नियम कानून को जो भी उसमें कंडक्ट करना था उसको उन्होंने किया। अब जैनिज्म आके खत्म कैसे हुआ, जब सब चीज सही चला था तो खत्म कैसे हुआ, सबसे धीरे धीरे करके क्या हुआ कि रॉयल पैट्रोनेज जो है वो रॉयल पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि जो एक रॉयल जो किंग होते हैं वहां के, उनका जो भरोसा था ये जैनिज्म की धीरे धीरे इनके ऊपर से उठने लगा, क्योंकि अक्सर में क्या होता है डिवीजन हो चुका था। अब डिवीजन से क्या था कि कुछ लोग कहते थे कपड़े पहनो, कुछ लोग कहते थे मत पहनो, कुछ लोग कहते थे कि भाई आपके जो आसमान है वही आपका जो है वो आसमान है वही आपका जो है कपड़ा है, वही सब कुछ है, लेकिन भाई राजा अब नंगे तो रहेगा नहीं। तो इस तरह की एक समस्या पैदा हो गई, इसीलिए राजा लोग इस पर भरोसा नहीं करने लगे, भरोसा करना छोड़ दिए। और साथ ही साथ लोग कहते थे कि जैसे कि धरती माँ को नुकसान ना पहुंचाओ, कीट पतंगों को नुकसान ना पहुंचाओ, जमीन पर भी देख के चलो, तो इतना पॉसिबल नहीं था एक आम इंसान के लिए। तो ठीक इसी तरह से इसीलिए इनको इस पर एक तरह से लोग जो है मानना बहुत ही कम हो गए थे राजा। ऐसा नहीं था कि सभी नहीं मानते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग मानना बंद कर दिए। तो इससे क्या होता है, इससे फाइनेंशियल भी जर्नलिज्म को काफी लॉस हुआ था, और इनके लिए सोचना राजा लोग बंद कर दिए थे। और उस समय लिबरल डे था पैट्रोनेज का, जो कि धीरे धीरे करके खत्म हो गया था। अब अगला लैक ऑफ एफर्ट्स, जो जैन वर्कर्स थे वो धीरे धीरे करके उनका जो मिशनरी जील था, जो उनका जो एक उत्साह था, वो उनका खत्म होने लगा। तीसरा सेवेनिटी ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म में कट्टरपंथी आ गई थी काफी, और उसके बाद था फैक्शनलिज्म, यानी कि डिवाइड हो चुका था जैनिज्म, और साथ ही साथ बुद्धिज्म में फैल गया था, बुद्धिज्म के ही जैनिज्म को लॉस हुआ। तो अब बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म आ गया था धीरे धीरे, तो अब उससे क्या हुआ, नुकसान होने लगा जैनिज्म को। लोग जैन से ज्यादा बुद्ध धर्म पर विश्वास करने लगे थे। अब देखिए, अब हम ये बता दें इसमें कि डायनेस्टी, देखिए एग्जाम पूछ देता है कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो जैनिज्म के अंतर्गत आई थी, तो उसमें ऑप्शन देता है आपको, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में से क्योंकि महावीर जो थे वो आखिरी तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर थे, तो ये 22वें तीर्थंकर थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे। थृतकारा थे, ये पैदा हुए थे इस डायनेस्टी में। दूसरी डायनेस्टी थी हरिवंश थी, हारेम डायनेस्टी थी 566 से 413 बीसी के आसपास थी। पांड्या डायनेस्टी थी 6th सेंचुरी बीसी से 1345 कॉमन एरा तक चली थी ये। और उसके बाद जो है कुछ ऐसे रूलर थे जैन के, हालांकि कुछ ऐसे रूलर थे जो कि जैन थे, बाकी सारे नहीं थे इसमें पांड्या डायनेस्टी में। और महामेघवना थे डायनेस्टी थी 250 बीसी से 5th सेंचुरी कॉमन एरा था। उसके बाद कदम्बा डायनेस्टी थी, कदम्बा डायनेस्टी 345 से 525 कॉमन एरा, यानी आफ्टर डिकेड। और वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी 350 से 1000 कॉमन एरा। और संतारा डायनेस्टी थी 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी कॉमन एरा। मौर्य डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी।
तो ये सारी डायनेस्टी जेनिस में फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज थी। हमने इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया कि जेनिज्म के बारे में पहले हमने आपको डिटेल में बताया, उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से टीचिंग क्या थी, इनकी स्प्रेड कैसे फैला, ये काउंसिल कौन से बैठे, डिक्लाइन कैसे हुआ, डायनेस्टी कौन कौन सी थी। तो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको पढ़ा दी। अगर आपको लगता है इसमें हमने कोई टॉपिक छोड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मगध किंगडम आने वाला है, चैप्टर 6 लॉन्च होने वाला है, तो ये आप लोग देखिएगा। हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है, चाहे यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम, लाइब्रेरी साइंस, ब्यूटी टिप्स, यूपीएससी, ईपीएफओ, यूजीसी नेट, सोशल वर्क, ये लाइब्रेरी साइंस, ये सारी चीजें चल रही है हमारे टिस्का एकेडमी पे। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढेर सारे कोर्सेज का लाभ मिलेगा, वो भी फ्री में। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो रिच गाय पे जाके कर सकते हैं आप, और 9 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम ऑफर करते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सीजीएल का जो कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है, एसएससी सीजीएल का। और सीजीएल के कोर्स में हम लोग जो है मैथ से शुरुआत करेंगे, टाइम एंड वर्क से पहले फर्स्ट वीडियो लॉन्च होगी टाइम एंड वर्क की बहुत जल्द। तो आपके जो फ्रेंड्स है जो तैयारी कर रहे हैं उसको उनको जो बताइएगा, 100 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, तो इसलिए आप लोग एकदम हमसे जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।